कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नाकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहाँ उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। इस कंपनी की बुनियाद उसके पिता संजय ने रखी थी, लेकिन संजय के देहांत के बाद कंपनी की जिम्मेवारी उनके वफादार साथी अकरम के कंधों पर आ गई। जब अकरम को लगा कि अभिनव काबिल हो चुका है, तब उसने उसे माफिया किंग के गद्दी पर बैठाया, लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपाने की एक शर्त भी रखी। अगर ये शर्त टूटी तो अभिनव को इस गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे ऑफिस का आरामदायक माहौल, खासकर जॉब, आपके अंडर एक जो सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको और मजा आने लगता है। अभी अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज वो और अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर, सिंह फैमिली ने बीआर ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है। उसको जाने के लिए कह दो। ओके? ये सनी अपने आप को समझता क्या है? जब मैंने बोल दिया कोलैबोरेशन सिर्फ अनन्या हैंडल करेगी, तो ये नए नए लोगों को क्यों भेज रहा है? शायद इसे चिराग भी बीआर ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो ये चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब चिराग लौटा और जो भी हुआ उसे जब सनी के सामने बयां किया, तो उसका चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। सनी पूरी तरह से हेल्पलेस था और अब उसके पास अनन्या को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी ओर अनन्या अपने दादाजी के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा कि सनी की तरफ से कॉल आ रहा था। अनन्या ने कॉल उठाते ही लाउड स्पीकर पर लगाया। हाँ जी भैया। अनन्या, तुम्हारे भाई को तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। क्या तुम हेल्प करोगी? हेल्प? भैया मैं कुछ समझी नहीं। वो बात ऐसी है कि हमारे और बीआर ग्रुप के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर मैंने तय किया है कि आज के बाद हमारी सारी डील्स तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल ही बीआर ग्रुप के ऑफिस जाना होगा और वहाँ बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी न्यू आर्टिस्ट के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। ये सुनकर कल रात को जो कुछ भी अभिनव ने कहा वो अचानक से अनन्या के दिमाग में फ्लैश होने लगा। तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। सॉरी भैया, आपने ये मैटर चिराग को संभालने के लिए दिया था ना, तो मुझे लगता है कि हाफ वे डन ही हो गया है, तो उसे ही संभाल दीजिए। वो क्या है ना, अगर 4 लोग एक खीर बनाए तो खिचड़ी बन जाती है। चलिए भैया, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें पता भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हरदेव के हिसाब से अनन्या ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी। सनी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनन्या ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अनन्या डिजाइनर बुटीक से बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गई और उसने तुरंत अभिनव को एक मैसेज किया। दूसरी तरफ अभिनव फोन पर अकरम से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही अभिनव ने फोन रखा, वैसे ही उसने देखा कि अनन्या ने उसे मैसेज किया है। अभी थोड़ी देर पहले भैया का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि बीआर ग्रुप के साथ अब मुझे ही कॉर्पोरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। अभिनव को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मनाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और परेशान मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे भैया तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुमसे तुम्हारे फायदे की बात ना करें। उनकी कंडीशंस तभी माननी है जब वो तुम्हें कुछ दे।
आज बहुत दिनों बाद अभिनव की मुलाकात अकरम से हो रही थी। एक अकरम ही तो था जिसने अभिनव को उसकी असली पहचान से रूबरू करवाया था, टाइगर नाम से रूबरू। टाइगर, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ, इधर बैठो। अकरम ने अभिनव को सम्मान देते हुए मेन चेयर पर बैठाया और कहने लगा कि उसने उसे एक खास मकसद के लिए बुलाया है। उसके बाद अकरम ने जैसे ही एक ताली बजाई, एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। अकरम ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और अभिनव को देखने लगा। इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। पिछले 18 सालों से ये अमानत मेरे साथ थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये उसके हाथों में जाए जिसकी अमानत है। अकरम अंकल, मैं ये अमानत नहीं ले सकता। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढा है और वक्त आने पर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे ही अकरम के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसका फोन बजने लगा। हेलो। फोन उठाने के बाद अकरम के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। ठीक है, देखता हूँ मैं। टाइगर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें लंच अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करने जाना है। लेकिन तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। हाँ, इसे तुम मेरी तरफ से अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। मैं समझ गया। आप जाइए, अपना काम कीजिए और इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है टाइगर, हम जल्दी साथ में लंच करेंगे। ओके। यही बोलते हुए अकरम उस कमरे से निकल गया। अभिनव की नजर उस छोटे से बॉक्स पर अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। लंच में हर वैरायटी का खाना था, लेकिन अकरम का ऐसे जल्दबाजी में वहां से चले जाना अभिनव के लिए चिंता का विषय बन गया था। पता नहीं अकरम अंकल को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। अपना लंच खत्म करने के बाद अभिनव अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। उसे देखकर अभिनव के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। क्या है ये? क्या ये सच में कोई दवाई है? क्या सच में इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये कोई जड़ी बूटी वाली पिल की तरह लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ बना दिया हो? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया। हालांकि अकरम उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी अभिनव को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली थी, लेकिन कहीं अब अभिनव मर तो नहीं जाएगा कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। अभिनव ने आंख खोली थी कि तभी अचानक से उससे तेज बदबू आने लगी। इस समय उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। वो काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। अभिनव के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर वो बाथरूम से बाहर आए। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर वो गिरा, उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में अभिनव को और आधा घंटा लगा। अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ़ी बनाया है। ताकत वाकत तो छोड़ो, दर्द अलग दे दिया है। ऊपर से ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही कमरे की सफाई हुई, वैसे ही अनन्या और हरदेव घर आ गए। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज, है ना? और टाइम पर भी हो गए, एकदम टाइम पर। तुमने खाना बना दिया? दरअसल मुझे काम था तो मैं खाना नहीं बना पाया। मैं सोचता था क्यों नहीं आज हम बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसे बहाने सुनने को मिले नहीं थे। सारा दिन घर पर रहते हो, काम धाम करने का कुछ है नहीं। लगता नहीं आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा बिजी रहने लगे हैं।
अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव से चिढ़ नहीं सकती थी, इसलिए अनन्या ने कहा, एक्चुअली दादाजी, मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों से क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले। अनन्या की इस हरकत से अभिनव को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। अभिनव का दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभिनव, ये सब क्या चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। तुम हमेशा से खाना बनाते हो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है?